हेलो डियर फ्रेंड्स, स्वागत है आपका यूरेका क्लासेस में। हमने अभी तक बायोकेमिस्ट्री के बारे में भी पढ़ा है, कुछ और इंट्रोडक्टरी चीज़ों के बारे में पढ़ा है। आप बेसिक जूलॉजी का भी पढ़ रहे हो आर के सर से, आप फिजिक्स के बारे में भी पढ़ रहे हो। तो हमारा पर्पज़ इसमें ये है कि आपको बेसिक जूलॉजी से लेके टॉप लेवल जूलॉजी तक आपको पहुँचाना या आपको फिजिक्स तक पहुँचाना, ये सब हमारा पर्पज़ है। आज हम पढ़ने वाले हैं इम्यून सिस्टम के बारे में। एक नई यूनिट है, स्टार्ट कर रहे हैं अपन इम्यून सिस्टम, इम्यूनोलॉजी। और इम्यूनोलॉजी में अपन कोशिश करेंगे कि जो भी अच्छी अच्छी चीज़ें हैं, जो भी अच्छे अच्छे टॉपिक्स हैं, उन सारों को कवर करें। इसीलिए आप हमारे साथ बने रहें, हम आपको ऐसे ही सिखाते रहेंगे। तो हम आज बात करेंगे कि इम्यून सिस्टम क्या है और इम्यून सिस्टम के बारे में अपन क्या क्या जान सकते हैं। तो देखिए, सबसे पहली चीज़ आपको इम्यूनोलॉजी, इम्यून सिस्टम के बारे में ये समझना है कि हमारी बॉडी के अंदर डिफेंस सिस्टम होता है। डिफेंस सिस्टम का क्या मतलब हो गया कि कोई भी फॉरेन पार्टिकल है, उसके अगेंस्ट उससे लड़ना, उसको डिस्ट्रॉय करना, कोई भी चीज़ जो हमारी बॉडी के काम की नहीं है उसको ख़त्म करना, या कोई फॉरेन पार्टिकल यानी एंटीजन का इन्फेक्शन हो गया, वायरस का इन्फेक्शन हो गया, बैक्टीरिया का इन्फेक्शन हो गया, इन सब चीज़ों को ख़त्म करता है हमारा बॉडी का खुद का सिस्टम। इसीलिए हम उस सिस्टम को क्या नाम दे सकते हैं? डिफेंस सिस्टम नाम दे सकते हैं। तो हमारी बॉडी का जो डिफेंस सिस्टम है उसको अपन इम्यून सिस्टम नाम देते हैं, जो डिफरेंट टाइप की डिजीज को खत्म करने का काम करता है, इन्फेक्शंस को रोकने का काम करता है। अगर अपन बात करें कि हमारी बॉडी के अंदर ये डिफेंस सिस्टम कहाँ कहाँ हो सकता है, तो सबसे पहले ऊपर की बात करें तो अपन बात करते हैं म्यूकस मेम्ब्रेन। म्यूकस मेम्ब्रेन हमारे नोज से एलिमेंट्री कैनाल की तरफ काफ़ी स्ट्रक्चर्स में आपको म्यूकस की मेम्ब्रेन दिखती है। इसमें क्या होता है कि कोई भी फॉरेन पार्टिकल या डस्ट पार्टिकल को ट्रैप कर लिया जाता है, डस्ट पार्टिकल उसके साथ चिपक जाता है, आगे मूवमेंट नहीं करता, तो यहाँ से उसकी प्रोटेक्शन शुरू हो जाती है। इससे आगे होते हैं हमारे टॉन्सिल्स, जहाँ पर इम्यून सिस्टम काम करता है। यहाँ पर होता है लिम्फेटिक वेसिकल्स, जिसमें जो लिम्फ है वो मूवमेंट करेगा, जिसमें बी सेल्स, टी सेल्स ये आपको दिखाई देंगी। आगे इन सब चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे। यहाँ पर होता है लिम्फ नोड्स। लिम्फ नोड के अंदर डिफरेंट टाइप की जो इम्यून सेल्स हैं, ये इम्यून सेल्स मैच्योर होती हैं, यहाँ पर इनका सिंथेसिस होता है लिम्फ नोड्स में। थाइमस ग्लैंड है। थाइमस ग्लैंड जो है वो हमारे इम्यून सिस्टम का एक ऑर्गन है या ग्लैंड है। ये ग्लैंड क्या काम करती है? टी सेल्स का मैच्योरेशन करती है, डिफरेंट टाइप की इम्यून सेल्स का मैच्योरेशन करती है। इसके अलावा हम स्किन को मान ही सकते हैं। स्किन जो है वो डायरेक्टली बॉडी के अंदर जो आपके फॉरेन पार्टिकल्स का उसको ट्रैप करेगी, उसको एंटर करने से रोकेगी। उसके बाद में बात करते हैं स्प्लीन की। जो स्प्लीन होता है वो भी डिफरेंट टाइप की इम्यून सेल्स से हमें मैच्योर करेगा, और डिफरेंट टाइप की इम्यून सेल्स का यहाँ पर इस स्प्लीन में मैच्योरेशन होता है। उसके बाद में आती है लिम्फेटिक वेसिकल्स। ये भी वही काम होगा, इसमें लिम्फ देखने को मिलेगा, डिफरेंट टाइप की इम्यूनोजेनिक सेल्स देखने को मिलेगी। और सबसे इम्पोर्टेंट ऑर्गन जो है हमारा बोन मैरो। बोन मैरो जो है वो बोन्स में प्रेजेंट होता है, जितनी स्ट्रॉन्ग बोन होती हैं वहाँ पर आपको बोन मैरो देखने को मिलेगा। तो हमारी जो फीमर है, जांघ की हड्डी है, वो सबसे लंबी हड्डी है, तो वहाँ पर आपको बोन मैरो बहुत इफेक्टिवली देखने को मिल सकता है। बोन मैरो के अंदर लगभग सभी टाइप की ब्लड की सेल्स का सिंथेसिस होता है। जो ब्लड की सेल्स हैं वो बोन मैरो में सिंथेसिस होगी। आरबीसी भी मान सकते हो, डब्ल्यूबीसी भी मान सकते हो, बी सेल्स भी मान सकते हो। अब डब्ल्यूबीसी का मतलब डिफरेंट टाइप की सेल्स, डब्ल्यूबीसी डिफरेंशिएट होती है, न्यूट्रोफिल्स होती है, मैक्रोफेज होती है, इयोसिनोफिल्स होती है। इन सब सेल्स का सिंथेसिस जो होता है वो बोन मैरो में किया जाता है। तो यहाँ पर अपन देख रहे हैं कि एक हमारी जो बॉडी है वो एक ओवरऑल इस प्रकार का डिफेंस सिस्टम हमारी बॉडी के अंदर बनेगा। इसके अलावा भी खूब सारा बनता है, जो हमें बेसिक चीज़ें हैं वो यहाँ पर देखी हैं। इसके अलावा हमारी बॉडी के अंदर जैसे कोई इंटरफेरोन का सिक्रेशन हो सकता है, डिफरेंट टाइप की एंटीबॉडीज़ का मूवमेंट हो सकता है, कुछ भी काफ़ी सारी स्ट्रक्चर्स जो हैं हमारी इम्यून सिस्टम में देखने को मिलती हैं। उसके बाद में अपन देखते हैं कि इम्यून सिस्टम की डेफिनेशन की इम्यून सिस्टम एक्चुअल में है क्या। तो हम क्या बोलते हैं कि ए कॉम्प्लेक्स नेटवर्क ऑफ सेल्स, टिश्यूज, ऑर्गन्स एंड सब्सटेंस they mark that helps the body fight infections and other disease। वही बात है जो अपन बात बोलना चाह रहे हैं, वही बात ये बोल रहा है कि क्या कर रहा है कि बहुत सारा एक कॉम्प्लेक्स नेटवर्क होता है जिसमें सेल्स इन्वॉल्व हो सकती हैं, टिश्यू हो सकता है, ऑर्गन्स हो सकता है, जिससे क्या कर सके वो हमारी बॉडी को इन्फेक्शंस या डिजीज के अगेंस्ट फाइट कर सके, इन्फेक्शंस को ख़त्म कर सके। उसके बाद में अपन बात करते हैं कि इम्यून सिस्टम में क्या क्या इंक्लूड होता है। तो इम्यून सिस्टम इंक्लूड्स वाइट ब्लड सेल्स,
एंड ऑर्गन्स टिश्यूज ऑफ द लिम्फ सिस्टम। इसके बाद में अपन देखते हैं जैसे थाइमस, ये स्पेलिंग थोड़ी सी है, थाइमस, स्प्लीन, टॉन्सिल्स, लिम्फ नोड्स, लिम्फ वेसल्स एंड बोन मैरो। जो हमने पहले जस्ट डायग्राम के अंदर देखा है वो सारा का सारा सिस्टम यहाँ इसमें इंक्लूड होता है। तो ये हम इम्यून सिस्टम की जब बात करते हैं जो क्या करेगा, ब्लड सेल्स हो सकती हैं, ऑर्गन्स हो सकता है, कुछ टिश्यू स्ट्रक्चर्स हो सकती है, लिम्फेटिक सिस्टम्स हो सकता है, इसके अलावा ऑर्गन्स जैसे थाइमस हो गया, स्प्लीन हो गया, टॉन्सिल्स हो गया, लिम्फ नोड हो गया, लिम्फ वेसल्स हो गया एंड बोन मैरो, ये सारी स्ट्रक्चर्स इन्वॉल्व होती है। जब अपन इम्यून सिस्टम को जैसे जैसे आगे बढ़ते चले जाएंगे वैसे वैसे हम इन सब चीज़ों के बारे में अपने को जानकारी मिलती चली जाएगी। उसके बाद में अपन बात करते हैं कि इम्यूनिटी जो है, इम्यून सिस्टम दो टाइप का होता है। एक इम्यून सिस्टम होता है इसको अपन बोलते हैं इन्नेट इम्यून सिस्टम, एक इम्यून सिस्टम होता है इसको अपन बोलते हैं एडप्टिव इम्यून सिस्टम। देखिए इन्नेट इम्यून सिस्टम और एडप्टिव इम्यून सिस्टम का मतलब है कि अगर हम बोलते हैं हमारी मदर से हमें इम्यूनिटी मिली है तो इस इम्यून सिस्टम को अपन क्या नाम देते हैं, इन्नेट इम्यून सिस्टम। और पैदा होने के बाद में एनवायरमेंटल एक्सपोजर से मिली है, एनवायरमेंट के एंटीजन के संपर्क में आने के बाद मिली है, यानी पैदा होने के बाद में जो इम्यूनिटी मिलती है उसको अपन नाम देते हैं एडप्टिव इम्यूनिटी। एडप्टिव इम्यूनिटी का मतलब हो गया कि ये पैदा होने के बाद मिलेगी, और इन्नेट इम्यून सिस्टम या इन्नेट इम्यूनिटी का मतलब हो गया कि ये पैदा होने के टाइम या हमारे बर्थ से या हमारी मदर से हमको मिलती है। अब मदर से हमको मिलती है इसका मतलब अपन बोल सकते हैं कि डिफेंस अगेंस्ट माइक्रोब्स इंक्लूड्स एन अर्ली रेस्पॉन्स एक्शन कॉल्ड इन्नेट इम्यूनिटी, यानी कि माइक्रोब्स के इन्फेक्शन होने से पहले ही हमारी बॉडी के अंदर पूरा सिस्टम एक्टिव है, इम्यूनिटी एक्टिव है, उसको अपन क्या नाम देते हैं, इन्नेट इम्यूनिटी। एंड माइक्रोब्स के इन्फेक्शन होने के बाद में अगर कोई इम्यूनिटी एक्टिव होती है तो उसको अपन क्या नाम दे देते हैं, एडप्टिव इम्यूनिटी। वही बात है, इन्नेट इम्यूनिटी इज ऑल्सो कॉल्ड नेचुरल एंड नेटिव इम्यूनिटी। नेचुरल का क्या मतलब है कि ये आपकी बॉडी में पहले से बनी हुई है, इसका मतलब ये कोई स्पेसिफिक नहीं है, नेचुरल है। और नेटिव का मतलब जो ओरिजिनल फॉर्म में है इसी फॉर्म में आपको देखने को मिलेगी, नेटिव इम्यूनिटी। एंड प्रोवाइड्स फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस का क्या मतलब हो गया कि पहले, सबसे पहले कोई भी इन्फेक्शन हो रहा है तो सबसे पहले क्या एक्शन हो रहा है, सबसे पहले कौन सा एक्शन हो रहा है, उसको अपन नाम देते हैं फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस। तो फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस का मतलब हो गया कि जैसे कि मान लो कोई भी एंटीजन का एक्सपोजर होगा उसमें सबसे पहले एक्टिव होने वाली इम्यूनिटी आपकी इन्नेट इम्यूनिटी है, इसलिए क्या देगी आपको, फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस। ये आपको इन्फेक्शन इन ह्यूमन बॉडी। उसके बाद में बोलेंगे इट यूजुअली इन्वॉल्व्स मैनी सेलुलर एंड बायोकेमिकल इवेंट्स दैट रिएक्ट्स टू माइक्रोब्स एंड देयर प्रोडक्ट्स इन ऑर्डर टू क्लियर फ्रॉम द बॉडी, यानी कि इसके पास में कोई सीक्वेंस होती है और सीक्वेंस होकर के आपके माइक्रोब्स को क्लियर करती है। उसके बाद में हम देख रहे हैं कि इन्नेट इम्यूनिटी के बारे में डिटेल में, कि इन्नेट इम्यूनिटी क्या है, ये इन्नेट इम्यूनिटी कैसे काम करती है, इन सब चीज़ों के बारे में अपन देखने वाले हैं। तो देखिए इन्नेट इम्यूनिटी के बारे में अपन बात करते हैं तो इन्नेट इम्यूनिटी का जो मेन कंपोनेंट होता है वो क्या होता है, तो इन्नेट इम्यूनिटी जैसा कि हमने कहा कि कोई विशेष स्ट्रक्चर होती नहीं है, ये आपके बर्थ से यानी कि बॉडी की जो जनरल स्ट्रक्चर्स हैं उन्हीं को हम इन्नेट इम्यूनिटी का हिस्सा मान सकते हैं। तो ये पहली है कि बैरियर्स का मतलब हो गया कि जैसे स्किन, अभी हमने बात की कि स्किन है वो डायरेक्टली एंटीजन को बॉडी के अंदर आने से रोकती है, या फिर अपन बोलते हैं आउटर एपिथेलियल सरफेस, यानी कि स्किन की एपिथेलियल सरफेस मान लो या बॉडी के इंटरनल स्ट्रक्चर्स की एपिथेलियल सरफेस मान लो। उसके बाद में होते हैं स्कैवेंजर सेल। स्कैवेंजर सेल्स का मतलब ये हो गया कि जो माइक्रोब्स को खाती हैं, माइक्रोब्स को खत्म करती हैं, उन सेल्स को अपन क्या नाम दे सकते हैं, स्कैवेंजर सेल्स नाम दे सकते हैं। जैसे न्यूट्रोफिल्स है, मैक्रोफेज है, डेंड्राइटिक सेल्स है और नेचुरल किलर सेल्स हैं, एसिडोफिल्स हैं, बेसोफिल्स हैं, ये सारी सेल्स को अपन क्या नाम देते हैं, स्कैवेंजर सेल से नाम दे सकते हैं। तो ये सभी के सभी WBC का डिफरेंशिएटेड रूप है, यानी इन सभी सेल्स का सिंथेसिस किसके डिफरेंशिएशन से होता है, WBC के डिफरेंशिएशन से ही होता है।
उसके बाद में बात आती है कॉम्प्लीमेंट सिस्टम की। देखिए हमारी बॉडी में एक इम्यून सिस्टम, इन्नेट इम्यून सिस्टम का एक दूसरा हिस्सा है जिसको अपन कॉम्प्लीमेंट सिस्टम नाम देते हैं। देखिए ये कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन होती हैं, हमारी बॉडी के अंदर कुछ कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन होती हैं और ये प्रोटीन लीवर में होती हैं। ये प्रोटीन कहाँ होती है? जनरली लीवर में, और लीवर में जनरली इनएक्टिव फॉर्म में रहती हैं, यानी कि सिंथेसिस इनका लीवर में होगा, लेकिन सिंथेसिस लीवर में होने के बाद में अपन ये बोल सकते हैं कि ये इनएक्टिव स्टेट में होती हैं। लेकिन जैसे ही एंटीजन का इन्फेक्शन आपको होगा, किसी वायरस या बैक्टीरिया का इन्फेक्शन आपकी बॉडी को होगा, ये तुरंत प्रभाव से एक्टिव होगा और इसका अल्टीमेट पर्पस होगा कि ये भी पूरे के पूरे इन्फेक्शंस को खत्म करेगा। यानी कॉम्प्लीमेंट सिस्टम का पर्पस भी अल्टीमेट क्या है? पूरे सिस्टम या माइक्रोब्स को खत्म करना। तो कॉम्प्लीमेंट सिस्टम भी डिटेल है, आपके टॉपिक्स भी है कॉम्प्लीमेंट सिस्टम का, जिसमें 3-4 प्रकार के कॉम्प्लीमेंट सिस्टम होते हैं। कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन कैसे एक्टिव होती हैं, कैसे ये माइक्रोब्स को खत्म करती हैं, उनको भी अपन डिटेल में बात करेंगे। उसके बाद में होते हैं जनरली साइटोकाइंस। साइटोकाइंस का मतलब होता है कि देखिए इम्यूनोलॉजी से रिलेटेड कोई भी केमिकल सब्सटेंस होता है उसको अपन साइटोकाइंस कहते हैं। इन्हीं साइटोकाइन से डिफरेंट टाइप की जो सेल्स हैं वो एक्टिव होंगी, डिफरेंट टाइप की सेल्स में माइग्रेशन होगा, सारा काम है उसमें क्या होगा? साइटोकाइंस के थ्रू ही होगा। यानी ऐसे केमिकल जो आपको इम्यूनिटी प्रोवाइड कराते हैं। फिलहाल आप इतना ही समझो कि कोई भी ऐसे केमिकल्स जिसको हार्मोन लाइक केमिकल्स अपन नाम देते हैं, हार्मोन नाम नहीं दे सकते, तो उसको अपन क्या नाम देते हैं? साइटोकाइंस। यानी कि जो सेल्स के द्वारा सीक्रेट होते हैं उसको अपन क्या नाम देते हैं? साइटोकाइंस। कौन सी सेल्स के द्वारा सीक्रेट होते हैं? इन स्कैवेंजर सेल्स के द्वारा मोस्टली साइटोकाइंस का सीक्रेशन होता है। जैसे बी सेल्स के द्वारा भी होता है, टी सेल्स के द्वारा भी होता है। इन सब सेल्स से क्या होगा? साइटोकाइंस का सीक्रेशन। उसके बाद में बोलते हैं केमिकल मीडिएटर्स ऑफ इन्फ्लामेशन। इन्फ्लामेशन का मतलब हो गया कोई स्वेलिंग आना। तो जैसे कि मान लो आपको कोई भी इन्फेक्शन हो रहा है, कोई भी चोट लग रही है, उस टाइम पर आपकी एसिडोफिल्स हैं, बेसोफिल्स हैं, ये सेल्स एक्टिव होकर के काफ़ी ज़्यादा माइग्रेशन करती हैं। उस सरफेस पर आरबीसी, डब्ल्यूबीसी का खूब सारा माइग्रेशन होगा, जिसकी वजह से वो सरफेस आपको ऊपर उठी हुई दिखती है, वहाँ पर रेडनेस दिखती है। उसको अपन क्या बोलते हैं कि केमिकल मीडिएटर्स ऑफ इन्फ्लामेशन। यानी कि एसिडोफिल्स और बेसोफिल्स के माध्यम से कुछ वैसो एक्टिव, कुछ वैसो कॉन्ट्रैक्टिव या वैसो डायलेटर्स, कुछ केमिकल्स का, खूब सारे केमिकल्स का सीक्रेशन होता है, जिसकी वजह से आपको इन्फ्लामेशंस देखने को मिलेगी। उसके बाद में अपन नेक्स्ट बात करते हैं कि इन्नेट इम्यून सिस्टम के अंदर दो जो मेजर कैटेगरी हैं, एक को तो अपन नाम देते हैं फिजिकल बैरियर और एक को अपन नाम देते हैं इंटरनल डिफेंसर्स। फिजिकल बैरियर का क्या मतलब हो गया कि डायरेक्ट एंट्री होने से ही रोकना। बाय फिजिकल बैरियर्स का क्या मतलब हो गया कि डायरेक्ट एंट्री होने से ही रोकना, तुरंत उसको खत्म करना। और इंटरनल डिफेंसर्स का क्या मतलब हो गया कि आपके अंदर कोई एंटर हो गया, कोई माइक्रोब्स एंटर हो गया, उसको एंटर होने के बाद में कैसे खत्म किया जाएगा। तो इस प्रकार से इन्नेट इम्यून सिस्टम का जो दो कैटेगरी हैं उसको अपन बांट सकते हैं। ये जनरली वैसे कोई ऑथेंटिक कैटेगरी नहीं है, हमने पढ़ाई की सुविधा की दृष्टि से इसको बांटा है। तो देखिए फिजिकल बैरियर्स का क्या मतलब है कि जैसे आपकी स्किन है वो एंटीजन को अंदर आने से रोक रही है। हेयर है, जैसे कि हमारे नाक के अंदर हेयर है, ये डस्ट पार्टिकल को अंदर जाने से रोकता है। यानी नाक के अंदर हमारे हेयर हैं, ये डस्ट पार्टिकल को अंदर जाने से रोकेगा, एंटीजेंस को अंदर जाने से रोकेगा, जिसको अपन रोम बोल सकते हैं। सीलिया है, जैसे हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम के अंदर डस्ट पार्टिकल्स को जाने से रोकेगा सीलिया। उसके बाद में अपन ने म्यूकस मेम्ब्रेन की बात की कि कहीं भी एलिमेंट्री कैनाल या बाकी स्ट्रक्चर्स के अंदर आपको म्यूकस की मेम्ब्रेन देखने को मिल सकती है। और ये जो म्यूकस की मेम्ब्रेन है ये ट्रैप करती है, सब्सटेंस को क्या करती है? ट्रैप करेगी। जो भी एंटीजन, जो भी माइक्रोब्स हैं उनको ट्रैप करने का काम कौन करता है? म्यूकस की मेम्ब्रेन। एंड म्यूकस एंड केमिकल सीक्रेशंस, यानी बहुत सारे ऐसे केमिकल सीक्रेशन हैं जिसके द्वारा आपका प्रोटेक्शन होगा। जैसे कि मान लो अपन बोलते हैं लाइसोजाइम। ये लाइसोजाइम एक ऐसा एंजाइम है जो आपके सबसे ज़्यादा सलाइवरी ग्लैंड, यानी आपकी सलाइवा माउथ के अंदर सीक्रेट होगा और ये तुरंत प्रभाव से कोई भी एंटीजन आ रहा है उसको खत्म करता है। डाइजेस्टिव एंजाइम है, लाइसोजाइम एंजाइम है। और कई प्रकार के केमिकल्स हैं, जैसे इंटरफेरोन है, ये एंटीबॉडी होती है एक तरह की जो हमारी सेल्स के द्वारा सीक्रेट होगी। तो इस प्रकार से काफ़ी केमिकल सीक्रेशंस होते हैं। डाइजेस्टिव एंजाइम हो गए, जैसे कि मान लो आपकी इंटेस्टाइन है, स्टमक है, उसके अंदर एसिडिक है,
डिफरेंट टाइप के बेसिक एंजाइम्स हैं, वो सारे के सारे एंजाइम्स हैं वो आपको इम्यूनिटी देने का काम करते हैं। स्टमक की एसिडिक पीएच होती है, स्टमक की देखिए एसिडिक पीएच, जैसे कि मान लो कोई भी फूड पार्टिकल है, उस फूड को आपने खाया, मुंह में खाया, मुंह में खाओगे तो लाइसोजाइम एंजाइम है वो माउथ में प्रेजेंट है, वो उसको खत्म करेगा। फिर भी अगर मान लो कोई माइक्रोब्स रह गई तो ये ओइसोफेगस से होते हुए स्टमक में आएगा। स्टमक में जब आएगा तो वहाँ पर हाईली एसिडिक पीएच है, और हाईली एसिडिक पीएच में हो सकता है कि ये माइक्रोब्स है वो जिंदा ना रहे, मर जाए। लेकिन कुछ माइक्रोब्स ऐसे होते हैं जो एसिडिक पीएच पर जिंदा रह सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। फिर आगे आप देखोगे स्टमक से जस्ट आगे हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन, वहाँ पर आपको दिखेगी हाईली बेसिक पीएच। अब जैसे कि मान लो कोई ऐसा माइक्रोब है जो एसिडिक पीएच पर जिंदा रह गया, हमारा फूड है वो स्टमक से निकल के स्मॉल इंटेस्टाइन में जाएगा, और स्मॉल इंटेस्टाइन में जब जाएगा तो वहाँ पर हाईली बेसिक पीएच है तो वो उसमें मर जाएगा। तो कुल मिलाकर के जो इंस्टेंटली पीएच को चेंज करने का पर्पज़ यही है कि स्टमक में तो अचानक से एसिडिक पीएच है और आपकी इंटेस्टाइन के अंदर अचानक से बेसिक पीएच है, तो इसका मतलब क्या हो गया कि जनरली पीएच चेंज का मैकेनिज्म है कि कोई भी आपके फूड पार्टिकल में हार्मफुल सब्सटेंस है, कोई एंटीजन है, कोई माइक्रोब्स है, तो उसको क्या किया जाए, इनएक्टिव किया जाए, उसको खत्म किया जाए। उसके बाद में अपन बात करते हैं इंटरनल डिफेंसेस। इंटरनल डिफेंसेस के माध्यम से बात करते हैं इन्फ्लामेटरी रेस्पॉन्स। देखिए इन्फ्लामेटरी रेस्पॉन्स फर्स्ट सिम्टम है। फर्स्ट सिम्टम क्यों है, कोई भी पैथोजन आपकी बॉडी में एंटर करके गया है और पैथोजन के एंटर करते ही अपन क्या देखेंगे कि वहाँ खूब सारी सेल्स का माइग्रेशन होगा, और सेल्स का जब माइग्रेशन होता है तो वो सरफेस आपको ऊपर उठी हुई दिखती है। तो इन्फ्लामेटरी रेस्पॉन्स का इम्यूनिटी के अंदर जनरली एक सिंपल सा कैरेक्टर है। कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन, जैसे कि अपन ने बात की है अभी, कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन क्या होती हैं, लीवर के अंदर ये आपको देखने को मिलेंगी, और कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन का भी पर्पज है जो इनेट इम्यून सिस्टम का हिस्सा है, और ये डायरेक्टली आपको क्या करती हैं, पैथोजेंस को खत्म करने का काम करेंगी। उसके बाद में अपन बात करते हैं फैगोसाइटिक सेल। फैगोसाइटिक सेल्स का मतलब, पहली तो बात तो अपन ये समझे कि फैगोसाइटोसिस होता क्या है। तो कोई भी पार्टिकल है, और ये फैगोसाइटोसिस जरूरी नहीं इम्यून सिस्टम में ही हो, हमारी बॉडी की जनरल मैकेनिज्म में भी आपको देखने को मिलेगा। तो फैगोसाइटोसिस का मतलब क्या है कि हमारी जैसे मैक्रोफेज है वो कोई भी माइक्रोब्स को पकड़ेंगी, ट्रैप करेंगी और उसको इनगल्फ करेंगी, अंदर खाएंगी और खा करके उसके टुकड़े टुकड़े कर देंगे। सिंपल सी मैकेनिज्म फैगोसाइटोसिस की ये है। बाकी बायोलॉजिकल मैकेनिज्म इसकी भी काफ़ी बड़ी है, वो भी अपन कभी समझेंगे। तो फैगोसाइटोसिस का मतलब आप जनरली ये समझो कि क्या कर रहा है, कोई भी एंटीजन को अंदर लिया जा रहा है, उसको खत्म किया जा रहा है। ये काम करती हैं जनरली आपकी मैक्रोफेज, और हमारी बॉडी के अंदर फैगोसाइटोसिस करता है लाइसोसोम। हमारी बॉडी के अंदर जो फैगोसाइटोसिस करेगा वो कौन करेगा, लाइसोसोम। और अगर अपन हमारी वैसे बॉडी इम्यून सिस्टम के बारे में बात करें तो ये मैक्रोफेज है वो मेजर फैगोसाइटिक सेल है, मैक्रोफेज। उसके बाद में अपन बात करते हैं नेचुरल किलर सेल। ये वायरल इन्फेक्टेड सेल को डायरेक्ट किल करती हैं। जैसे कि मान लो कोई भी वायरल इन्फेक्टेड सेल है, ये वायरल इन्फेक्टेड सेल्स को किल करेंगी, इसीलिए इसका नाम है नेचुरल किलर सेल्स। तो जैसे कि मान लो हमने इसमें ये देखा कि फिजिकल बैरियर, बाहर से आप इम्यून या एंटीजन को अंदर जाने से कैसे रोक सकते हो, और अगर गलती से आपकी बॉडी में एंटीजन एंटर कर गया तब आप उसको कैसे रोक सकते हो, आपकी बॉडी में उसके लिए क्या मैकेनिज्म है, इन सब की बातें अपन ने देखी है। नेक्स्ट अपन बात कर लेते हैं कि इनेट इम्यून सिस्टम का कुछ स्पेसिफिक मैकेनिज्म होता है। तो सबसे पहली बात है ये नॉन स्पेसिफिक है। नॉन स्पेसिफिक होने का मतलब ये हो गया कि ये एक जनरल प्रोटेक्शन देगी। नॉन स्पेसिफिक का मतलब क्या है कि ये जनरल प्रोटेक्शन आपको दे रही है। जनरल प्रोटेक्शन का मतलब यही है कि यहाँ कोई स्पेसिफिक नहीं है, किसी भी प्रकार का एंटीजन आ गया उसको खत्म करने का तरीका सेम है। नॉन स्पेसिफिक या जनरल प्रोटेक्शन का मतलब क्या हो गया कि कोई भी प्रकार का एंटीजन आपकी बॉडी में आ गया उसको खत्म करने का तरीका सबका सेम है। वही मैक्रोफेज है, चाहे 50 प्रकार के एंटीजन आए, मैक्रोफेज का फैगोसाइटोसिस करने का तरीका वही है। वही नेचुरल किलर सेल्स है, अगर कोई भी इन्फेक्टेड सेल है, वायरल इन्फेक्टेड सेल है, कोई भी एंटीजन आ गया उसको किल करने का तरीका सेम है। इसका मतलब पैटर्न इनका सेम होता है, इसलिए अपन बोलते हैं कि ये नॉन स्पेसिफिक है या आपकी बॉडी को जनरल प्रोटेक्शन देगी, स्पेसिफिक प्रोटेक्शन आपको देखने को नहीं मिलेगी। उसके बाद में अपन बोलते हैं ये प्रेजेंट ऑल टाइम्स।
ऑल टाइम्स प्रेजेंट होने का मतलब क्या हो गया कि जनरली एंटीबॉडीज वगैरह है ये ऐसे नहीं बनती, लेकिन जो आपकी इनेट इम्यून सिस्टम है इसकी जो भी सेल्स हैं वो हमेशा प्रेजेंट देखने को मिलेगी। ये हो सकता है कि जब आपकी बॉडी में इन्फेक्शन कम है या इन्फेक्शन है नहीं तो ये कम संख्या में है, और अगर इन्फेक्शन बढ़ गया तो इसकी संख्या बढ़ सकती है। तो इसका मतलब क्या है कि ये कभी भी कोई एंटीजन एंटर करे ये तुरंत सारा सिस्टम आपका एक्टिव रहता है। एक्टिव रहने से मेरा क्या मतलब हो गया कि आपका एंटीजन है वो स्किन के कोई नज़दीक आया, अब स्किन के नज़दीक आया इसका मतलब स्किन क्या उसको जाने से रोकेगी नहीं, बिल्कुल रोकेगी, और रोकेगी इसका मतलब ये ऑल टाइम प्रेजेंट है। हमारा म्यूकस का मेम्ब्रेन है, हमारे नाक के अंदर हेयर्स हैं, हमारा स्टमक की एसिडिक पीएच है, इसका मतलब कि कोई भी कभी भी एंटीजन का एक्सपोजर हो रहा है, कभी भी एंटीजन एंटर कर रहा है आपकी बॉडी में तो ये तुरंत प्रकार से आपको एक्टिव मिलेंगी। उसके बाद में कहेंगे इमीडिएट बट जनरल प्रोटेक्शन, यही बात आ गई। इमीडिएट का मतलब हो गया कि इनका एक्शन बहुत जल्दी होता है, तुरंत प्रभाव से आपको इसका एक्शन देखने को मिलेगा, इसमें टाइम नहीं लगेगा। तो टाइम तो नहीं लगेगा वो बात तो है, लेकिन ये आपको जनरल प्रोटेक्शन देगा, यानी आपका इन्फेक्शन 100% खत्म हो जाए इस बात की गारंटी आप यहां से नहीं दे पाओगे, क्योंकि ये जनरल प्रोटेक्शन देता है। लेकिन अच्छी बात क्या है, ये इमीडिएट एक्शन देता है, ये अच्छी बात है। इसका मतलब इन्फेक्शन ज़्यादा नहीं होने देता। लेकिन इसी की दूसरी अच्छी बात क्या है कि ये खुद तो इमीडिएट है और शॉर्ट टाइम के लिए है, ये खुद तो इमीडिएट है और कम टाइम के लिए है, लेकिन क्या कर देगा, एक्टिवेट्स अडप्टिव इम्यून रेस्पॉन्स। ये अडप्टिव इम्यून रेस्पॉन्स को एक्टिव कर देगा, और अडप्टिव इम्यून रेस्पॉन्स को एक्टिव कर देगा इसका मतलब अडप्टिव इम्यून सिस्टम की सबसे खास बात है कि एंटीबॉडी का प्रोडक्शन कर देगा। और एंटीबॉडी का प्रोडक्शन करने का मतलब क्या हो गया कि ये सबसे अच्छी बात कि लाइफ टाइम आपको प्रोटेक्शन देखने को मिलेगी। इसका मतलब इनेट इम्यून सिस्टम खुद की कैपेबिलिटी इतनी ज़्यादा नहीं है, ये काफ़ी जल्दी एक्टिव होगा, इमीडिएट एक्शन देगा, लेकिन इसकी जनरल प्रोटेक्शन है, लेकिन ये एक्टिवेट कर देगा किसको, अडप्टिव इम्यून रेस्पॉन्स को। और अडप्टिव इम्यून रेस्पॉन्स का जो मेन पर्पज होता है वो एंटीबॉडी का फॉर्मेशन, और एक बार जब आपकी बॉडी में एंटीबॉडी बन गई इसका मतलब आपको लाइफ टाइम प्रोटेक्शन देखने को मिलेगी। इसका मतलब इम्यूनिटी है वो आपको लाइफ टाइम रोग से लड़ रही है, रोग से सुरक्षा दे रही है। अब वो कैसे भी दे, इसी को अपन नाम दे सकते हैं इम्यून सिस्टम। उसके बाद में क्या करते हैं कि डज नॉट इंप्रूव विथ रिपीटेड एक्सपोजर टू ए पैथोजन, यानी कि कोई भी एंटीजन है वो बार बार आपकी बॉडी में एंटर कर रहा है तो यहां पर आपको कोई ये नहीं देखने को मिलेगा कि उसमें कोई सुधार हुआ है, उसको मारने का तरीका सबका सेम है। लेकिन अगर एडप्टिव इम्यून सिस्टम की आप बात करोगे तो जैसे जैसे एंटीजन बार बार एक्सपोजर हो रहा है, एंटीबॉडी की संख्या बढ़ रही है, तो एक टाइम ऐसा आएगा कि आपको पता भी नहीं चलेगा कि उस एंटीजन का कब आप एक्सपोजर हो गए, यानी कोई सिम्टम नहीं, कोई डिजीज के सिम्टम नहीं, आप तुरंत प्रकार से प्रोटेक्ट कर लिए जाओगे। लेकिन यहाँ पर आपको ये चीज़ देखने को नहीं मिल सकती। यहाँ पर आपको ये देखने को मिल सकता है कि कितनी भी बार एंटीजन का एक्सपोजर हो जाए उसको काम करने का, इम्यून सिस्टम के काम करने का तरीका है वो सेम होता है, यानी जितनी बार एंटीजन रिपीट होगा आपका इम्यून सिस्टम उतनी बार रिपीट होगा, सेम तरीके से रिपीट होगा। इसका मतलब हम कह सकते हैं कि यहाँ पर ट्रेंड सेल्स नहीं होती, इसको कोई ट्रेनिंग नहीं मिलती, लेकिन अडप्टिव इम्यून रिस्पॉन्स में ट्रेनिंग देखने को मिल सकती है। उसके बाद में अपन नेक्स्ट बात करते हैं, इनेट इम्यून सिस्टम में डाइवर्सिटी नहीं होती, यानी इसके अंदर कोई डाइवर्सिटी नहीं होती। जैसे कि मान लो अपन कहेंगे कि आपको 50 प्रकार के एंटीजन से एक्सपोजर हुआ, इसका मतलब आप 50 प्रकार की एंटीबॉडी बनाओगे, ये तो बात है अडप्टिव इम्यून रेस्पॉन्स। लेकिन यहां पर आप क्या बोल रहे हो कि 50 प्रकार के एंटीजन का आप एक्सपोजर कर रहे हो, इसका पैटर्न सिर्फ एक ही है, इसको खत्म करने का पैटर्न सिर्फ एक ही है। इसका मतलब यहाँ पर आपको डाइवर्सिटी देखने को नहीं मिलेगी। डाइवर्सिटी ज़्यादा देखने में किस में मिलेगी, अडप्टिव इम्यून रेस्पॉन्स में। इसके अलावा आप यहाँ पर ये देखोगे कि इंटरफेरोन्स का सिक्रेशन होता है, जो डिफरेंट टाइप की आपकी सेल्स हैं, ये इंटरफेरोन्स ये नेचुरली आपकी एंटीबॉडी है। इंटरफेरोन्स क्या है कि ये नेचुरल एंटीबॉडी है, ये बहुत बढ़िया बात है। या आप ये बोल सकते हो एंटीबायोटिक भी नाम दे सकते हो, ज़्यादा इसको प्रीफर करो एंटीबायोटिक। एंटीबायोटिक यानी कि एंटीबायोटिक जनरली आपको बाहर से लेने को पड़ती हैं, लेकिन यहाँ पर आपको एंटीबायोटिक है वो आपकी सेल्स, और ये कौन सी सेल्स हैं, ये मान के चलो लगभग बॉडी की हर सेल
सिक्रेट कर सकती है। जैसे जैसे आपकी बॉडी में इन्फेक्शन बढ़ता चला जाएगा, किसी भी डिजीज का इन्फेक्शन बढ़ता चला जाएगा, आपकी हर सेल, आपकी बॉडी की हर सेल क्या काम कर सकती है, इम्यून सिस्टम की तरह काम कर सकती है। डिपेंड करेगा कि आपका इन्फेक्शन कितना ज़्यादा ड्रास्टिक है। तो ये आप बोल सकते हो कि एंटीबायोटिक का जनरली सिक्रेशन नहीं होता, लेकिन जैसे ही आपकी बॉडी किसी एंटीजन से एक्सपोजर हो रही है, इन्फेक्शन की कैपेबिलिटी जैसे जैसे बढ़ती जा रही है, वैसे वैसे आपकी हर सेल्स क्या कर सकती है, एंटीबायोटिक का सिक्रेशन कर सकती है, इंटरफेरोन्स का सिक्रेशन कर सकती है। तो ये बातें आपके बारे में, इनेट इम्यून सिस्टम के बारे में आपको कुछ ध्यान में रखनी है कि इनेट इम्यून सिस्टम जो है वो सबसे पहले एक्शन देगा, क्विक एक्शन देगा। इसके अलावा आप ये भी बोल सकते हो कि जो सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी होती है, सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी, जो सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी है, ये सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी किस पर डिपेंड होती है, ये आपकी इनेट इम्यून सिस्टम पर ही डिपेंड होती है। और सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी के अलावा जैसे कि अपन बात करें कि सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी के अलावा अपन जैसे बोलते हैं ना कि आपका जो प्राइमरी इम्यून रिस्पॉन्स है, प्राइमरी इम्यून रिस्पॉन्स का मतलब ये होता है कि पहली बार आपकी बॉडी में कोई एंटीजन एक्सपोजर हुआ है, अपन क्या नाम देते हैं, पहली बार आपकी बॉडी में कोई एंटीजन एक्सपोजर हुआ है, तब अपन क्या बोल सकते हैं। तो जब प्राइमरी इम्यून रिस्पॉन्स है, उसमें जो मेन काम है उस किसका होगा, इनेट इम्यूनिटी का होगा, प्राइमरी इम्यून रिस्पॉन्स। इसको भी अपन आगे डिटेल में पढ़ेंगे कि प्राइमरी इम्यून रिस्पॉन्स का मतलब क्या होता है, सेकेंडरी इम्यून रिस्पॉन्स का मतलब क्या होता है। तो यहाँ पर तो आप बस इतनी सी बात समझें कि प्राइमरी इम्यून रिस्पॉन्स का मतलब ये है, पहली बार एंटीजन आपकी बॉडी में एंटर हुआ, आपके इम्यून सिस्टम ने क्या रिएक्शन दिया, किस प्रकार से उस एंटीजन को खत्म किया, इसको अपन क्या नाम दे सकते हैं, प्राइमरी इम्यून रिस्पॉन्स। इसका मतलब पहली बार एंटीजन एंटर करेगा तो इसमें सबसे जो मेन रोल है वो किसका है, इनेट इम्यून सिस्टम का या इनेट इम्यून रिस्पॉन्स का। तो प्राइमरी इम्यून रिस्पॉन्स में भी आपको कौन देखने को मिलती है, आपकी इनेट इम्यूनिटी। एक बात ध्यान रखना, यहाँ एंटीबॉडी का कोई रोल नहीं होता या एंटीबॉडी का प्रोटेक्शन, एंटीबॉडी का प्रोडक्शन आपको देखने को नहीं मिलेगा, इसलिए ये बात आपको ध्यान में रखनी है। एंटीबॉडी का प्रोडक्शन यहां पर आपको देखने को नहीं मिलेगा, ये विशेष बात है। तो ये कुछ हमारे इनेट इम्यूनिटी के बारे में थी, बहुत सारी चीज़ें हैं, ऐसा नहीं है कि इतना ही है, लेकिन अपन जनरल जो इम्पोर्टेंट बातें हैं जो एग्जाम्स में पूछी जाती हैं या हमारे लिए कोई चीज़ें ज़रूरी हैं, उन सब टॉपिक्स के बारे में, सब पॉइंट्स के बारे में हमने यहाँ पे डिस्कस किया है। तो इनेट इम्यून सिस्टम जो है वो सबसे पहले फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस है। अब जैसे कि मान लो जैसे ही इम्यून सिस्टम ने काम कर दिया, इनेट इम्यून सिस्टम ने काम कर दिया, पहली बार एंटीजन का एक्सपोजर हो गया, उसकी प्रोसेसिंग होगी और प्रोसेसिंग होने के बाद में ये इनेट इम्यून सिस्टम अडप्टिव इम्यून सिस्टम को सिग्नल देगा और अडप्टिव इम्यून सिस्टम को एक्टिवेट करता है। तो अपन एक नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे अडप्टिव इम्यून रेस्पॉन्स या अडप्टिव इम्यून सिस्टम। उसके बाद की क्लास में अपन ये सही समझेंगे कि दोनों का कोलैबोरेटिव फंक्शंस क्या है और ये दोनों एक दूसरे को किस प्रकार से कोऑपरेट कर सकती हैं। सीधी सी बात है कि इनेट के बिना अडप्टिव इम्यून सिस्टम काम नहीं कर सकता, पहले इनेट इम्यून सिस्टम काम करता है फिर अडप्टिव इम्यून सिस्टम काम करता है। तो ये दोनों एक दूसरे का साथ कैसे देते हैं वो बड़ी मज़ेदार बातें हैं। इन 3 वीडियो से आपको इम्यूनोलॉजी का जो इंट्रोडक्शन है, इनेट इम्यून सिस्टम, अडप्टिव इम्यून सिस्टम, सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी, ह्यूमरल मीडिएटेड इम्यूनिटी, प्राइमरी इम्यून रिस्पॉन्स, सेकेंडरी इम्यून रिस्पॉन्स, ये टॉपिक आपके बहुत अच्छे से क्लियर हो जाने वाले हैं। तो आज की क्लास में अपन इतना ही करेंगे, नेक्स्ट क्लास में अपन मिलेंगे आपके साथ में अडप्टिव इम्यून रिस्पॉन्स के साथ में। थैंक यू सो मच।